हाँ तो बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक है वो है बेटा वेइंग मशीन। काफी इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से कि भैया ये एक तो समझने के लिए बहुत अच्छा है। वेइंग मशीन है, हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं और सिलेबस के व्यू पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो वेइंग मशीन असलियत में क्या है, देखें वेइंग मशीन असलियत में क्या है। क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, हमारा वजन दिखाता है वो, है ना। करता कैसे है वही चीज, वो हम पढ़ने वाले हैं, वो करता कैसे है। चल मान लें कि इंसान खड़ा है इसके ऊपर। अब मैं इंसान को, देखो इंसान की तरह नहीं बनाना, वरना डायग्राम क्लम्सी हो जाता है, ठीक है, और फोर्सेस वगैरह थोड़े मतलब दिखने में खराब लगता है। ऐसा बनाते हैं तो बढ़िया लगता है। इंसान खड़ा हुआ तो इंसान नीचे की तरफ क्या लगा रहा है बेटा, एमजी। एमजी कौन लगा रहा है इंसान पे, एमजी कौन लगा रहा है इंसान पे, धरती माता लगा रही है। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ इंसान जब खड़ा होता है तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एमजी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट के, अब मान ले सेम इंसान खड़ा है, लेकिन भैया इसके पास में इसका एक और दोस्त खड़ा है। खुराफाती दोस्त होता है ना, जो आके बस ऐसे खुराफात करते रहते हैं। तो वो एक दोस्त खड़ा है और उसने क्या किया, जैसे ही पहला इंसान वेइंग मशीन में चढ़ा, जैसे ही पहला इंसान, ये इंसान वेइंग मशीन में चढ़ा, इस खुराफाती दोस्त ने अपना हाथ लेके इसके सर को दबाना शुरू कर दिया फोर्स एफ से। तो वेइंग मशीन ज्यादा रीडिंग दिखाएगी, कम रीडिंग दिखाएगी, खुद सोचो। ज्यादा रीडिंग दिखाएगी। ये तुमने ऑब्जर्व किया भी होगा। अगर कोई इंसान जाके खड़ा होता है वेइंग मशीन में, तुम पीछे से पैर से वेइंग मशीन को दबाना शुरू कर दो, वेइंग मशीन ज्यादा दिखाती है इन शॉर्ट। तो नीचे की तरफ अभी अच्छा, इस इंसान का बदन तो लग ही रहा होगा नीचे की तरफ एमजी, और इसका जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन N2 लगा रहा होगा। इसको N1 मान लो। नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा रहा होगा, N2 लगा ही रहा होगा। इस केस में ये जो इंसान है, इस इंसान के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, सुनो अच्छे से। इस इंसान के ऊपर एफ फोर्स लगा रहा है, ये इंसान, ये एफ इस इंसान पे लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन भी इस इंसान पे लग रहा है, सरफेस के द्वारा लगाया गया है। एमजी धरती माता लगा रही है। तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं। तो तीन फोर्सेस अगर लग रहे हैं और इंसान मूव कर रहा है, क्या इंसान मूव नहीं कर रहा, इंसान मूव नहीं कर रहा, मतलब नेट फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है। तो क्या मैं कह सकता हूँ नेट डाउनवर्ड मस्ट बी इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या है, एफ और एमजी। एफ प्लस एमजी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, N2। इतना आपको समझ में आया। अच्छा एक बार बता, रीडिंग किस में ज्यादा दिखाएगा, इसमें दिखाएगा कि इसमें दिखाएगा। तो रीडिंग ऑफ 2 और या रीडिंग 1 इज लेस देन रीडिंग 2। लेस देन रीडिंग 2 क्योंकि आपको पता है ऊपर इंसान जब खोपड़ी दबाया तो वेइंग मशीन ज्यादा रीडिंग दिखाएगा। अच्छा इसका रीडिंग ज्यादा, इसका रीडिंग कम, अच्छे से दिखेगा। दोनों केसेस में इंसान का एमजी तो सेम है, वजन तो सेम है, वजन चेंज नहीं हुआ, वजन चेंज नहीं हुआ। तो असलियत में क्या वेइंग मशीन वजन मेजर कर रहा है, क्या वेइंग मशीन एमजी मेजर कर रहा है, नहीं। इंसान एमजी नहीं मेजर कर रहा, इंसान मेजर कर रहा है बेटा नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस में देखेगा, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ एमजी के बराबर है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन एमजी प्लस एफ है, यानी कि सेकेंड केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, इसीलिए सेकेंड केस में रीडिंग भी ज्यादा है। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि वेइंग मशीन क्या मेजर करता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको लिख लो। वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, वो बेटा आपका एमजी वगैरह तो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर आते हैं या उससे ज्यादा, या इससे कम, जो भी केस है आपका वैसे आता है। इन शॉर्ट बात है कि आपका जो वेइंग मशीन है हमेशा क्या मेजर करता है बेटा, वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज, मान ली ये वाला केस को अभी हम स्टडी कर रहे हैं, अभी हम उस केस को स्टडी नहीं कर रहे, अभी ये वाला केस को स्टडी कर रहे हैं। इस केस में मान ले मैं खड़ा हूं और मेरा मास है मान ली 60 केजी, मेरा मास है मान ली 60 केजी। तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा बेटा, एमजी मास 60 इंटू जी की वैल्यू कितना है बेटा, 600 न्यूटन आ रहा है। तो एक बार बता, 60 केजी का इंसान मान ले मैं जाके खड़ा हुआ वेइंग मशीन में, तो क्या वेइंग मशीन 600 दिखाती है, नहीं। वेइंग मशीन क्या दिखाती है, 60 ही दिखाती है। यानी कि 60 केजी का इंसान जाके वेइंग मशीन में खड़ा होगा तो 60 दिखाएगा। इसका मतलब क्या है, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाती, वो दिखाती है नॉर्मल रिएक्शन ही है। तो नॉर्मल रिएक्शन बाई जी कितना है बेटा, 60। नॉर्मल रिएक्शन बाई जी कितना है, 60। यानी कि जो रीडिंग दिखाती है बेटा, वो जो रीडिंग दिखाती है वो असलियत में एन बाई जी दिखाती है, एन बाई जी की जो वैल्यू होती है। तो असलियत में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन क्या करता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है और उसके बाद उसको जी से डिवाइड करके आपको शो करता है।
जी से डिवाइड करके शो करेगा, वो मेजर नॉर्मल रिएक्शन नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करेगा, बस फाइनल प्रोसीजर में क्या करता है वो जी से डिवाइड करके आपको डाटा शो कर देता है। क्योंकि तुम मान लो वेइंग मशीन में खड़े हो, तुम्हें 600 दिखा रहा है, रीडिंग तो सही है बड़ा, 600 न्यूटन है तुम्हारा वजन, लेकिन यार डे टू डे लाइफ में तुम इंसान को क्या समझाओगे 600 का मतलब क्या है। इसलिए बेस्ट है वो लोग बोलते नहीं भाई 600 नहीं 60 kg है तुम्हारा वजन, खुश रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, तो वो करता है, वो फाइनल स्टेप में जी से डिवाइड कर देता है। और जो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। जो आपका मैकेनिकल वेइंग मशीन होता है उसमें एक चीज होती है कैलिब्रेशन करके, एक वर्ड होता है कैलिब्रेशन। वो कैलिब्रेशन क्या होता है बेटा, वो आपको मैं लैब में ही समझा पाऊंगा। जब आपका स्कूल खुलेगा, अगर आप डॉन बॉस्को से बिलोंग करते हो, आपका स्कूल खुलेगा तो मैं लैब में जाकर आपको कैलिब्रेशन प्रॉपर मीनिंग समझाऊंगा और कैलिब्रेशन किए हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आपको दिखाऊंगा। और आप अगर दूसरे स्कूल से हो तो आप अपने स्कूल के लैब में जाइए, आपको दिख जाएगा बेटा कैलिब्रेशन क्या होता है, ठीक है। और अगर कोरोना वगैरह खुला, अगर हमारा फिजिकल क्लास स्टार्ट हुआ तो मैं ट्यूशन सेंटर में ही प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं मेरे, मैं आपको दिखा दूंगा कैलिब्रेशन क्या होता है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी बस मान ले कि इलेक्ट्रॉनिक वाला तो अपने को आता है, लेकिन फिर मैकेनिकल वाला कैलिब्रेशन वो बाद में समझा देंगे, ठीक है। अभी ऐसे समझाना पॉसिबल नहीं, इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसके लिए। चलो, तो असलियत में सुने अच्छे से, असलियत में सुने अच्छे से। एक सेकेंड, हेलो 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 हेलो, सॉरी मेरे को थोड़ा वो हो गया था, मतलब लगा था फोकस चेंज हो गया, छोड़ो। तो असलियत में क्या करता है बेटा, रीडिंग में n/g मेजर करता है, ठीक है। अच्छा इस केस में आता है, इस केस में आता है। अच्छा पहला केस में मैं 60 kg का इंसान था, मेरा वजन कितना आया 60 दिखाया उसने। अच्छा ठीक है, रीडिंग का जो यूनिट होता है बेटा वो kg फोर्स होता है, kgf होता है, kgf मूवी kgf नहीं, kg फोर्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं किलोग्राम फोर्स, इसका यूनिट ये है। यानी कि मेरा मेरा रीडिंग कितना आएगा 60 kgf, मेरा रीडिंग 60 kgf का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, अभी आप बस नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद समझाऊंगा, इसको समझाने के बाद। अच्छा मान ले अब हम ये वाला केस पढ़ रहे हैं, ये वाला केस पढ़ेंगे, ये वाला केस पढ़ेंगे, तो मान ले जो मेरा दोस्त था उसने मेरे सर पे 100 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना न्यूटन फोर्स लगाया 100 न्यूटन। तो मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा बेटा वो कितना आएगा, N2 विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन प्लस mg कितना है बेटा 60 इंटू जी 10, यानी कि टोटल कितना आ गया बेटा 700 न्यूटन आ गया। तो रीडिंग क्या दिखाएगा बेटा N2/g कितना होता है ये 700/g का वैल्यू 10, kg फोर्स से कितना हो गया बेटा आपका 70 kg फोर्स, स्मॉल एफ होता है, सॉरी स्मॉल एफ होता है। कितना दिखा रहा है बेटा 70 kg फोर्स दिखा रहा है, 70 kg फोर्स दिखा रहा है। इसका मीनिंग क्या है सुन, तो खुद एक बात बता, जब मैं खड़ा हूँ वेइंग मशीन में, मेरे सर में कोई दबा रहा है, तो मेरा वेइंग मशीन का रीडिंग 60 kg तो दिखाएगा नहीं, वो 60 kg से ज्यादा दिखाएगा। कितना दिखा रहा है 70 kg, रीडिंग कितने में आ गई 70 kg में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा वजन 70 kg है, इसका मतलब है कि मैं वेइंग मशीन में 70 kg के बराबर फोर्स लगा रहा हूं। मैं वेइंग मशीन में 70 किलोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या फोर्स होगा, 70 किलोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या फोर्स होगा 700 न्यूटन, उतना फोर्स में लगा रहा हूं। यानी कि अगर वेइंग मशीन में 70 kg का आदमी खड़ा होता तो वो इतना रीडिंग दिखाता। मैं खड़ा हूँ 60 kg का इंसान खड़ा हूँ, मैंने मेरे सर में कोई और इंसान फोर्स लगा रहा है मेरे सर में, कोई और इंसान मेरे सर में फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से 70 kg दिखा रहा है। इसका मतलब है मैंने या मेरे पूरे बॉडी ने वेइंग मशीन में जो दबाव डाला है, वो कितने के बराबर है, कितने के कॉरस्पॉन्डिंग है, वो 70 kg इंसान के कॉरस्पॉन्डिंग है। इस केस में मैं जब खड़ा था तो मैंने वेइंग मशीन में कितना फोर्स लगाया था, मैंने 60 kg के बराबर 60 kg के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स लगाया था। 60 kg इज नॉट फोर्स, 60 kg इंटू जी इज ए फोर्स, 60 kg इंटू जी, m इंटू जी इज ए फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि वेइंग मशीन का जो यूनिट होता है kg फोर्स का मतलब 60 kg के बराबर का फोर्स मैं वेइंग मशीन में लगा रहा हूँ, 70 kg का मतलब 70 kg के बराबर का फोर्स मैं वेइंग मशीन में लगा रहा हूँ। आपको आई होप ये वाला पूरा का पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। अब आपको फाइनल स्टेप में नोट डाउन क्या क्या करना है, तो नोट डाउन ये करोगे, weighing machine measures normal reaction and in the reading section, मतलब in the reading in the scale जो भी reading scale, it shows the value of n/g whose unit is kg force। समझ में आ गया कि नहीं, ये चीज नोट डाउन आप लोग कर लो। अब मैं आपको एक और सवाल कराता हूँ, एक बार मैं फोकस चेक करता हूँ, उसके बाद बेटा मैं एक और सवाल आपको कराता हूँ। बहुत ही बढ़िया, उतना कुछ कठिन टॉपिक है नहीं, लेकिन बेटा मुझे प्रॉब्लम का बात ये हो गया है ना कि इस बार जो सीबीएसई ने जो अब रिवाइज सिलेबस दिया है, अपडेटेड सिलेबस दिया है, कोई भरोसा ही नहीं सिलेबस का। मतलब इतना घटिया तरीके से उन्होंने बताया है कि कौन सा टॉपिक है कौन सा टॉपिक नहीं है। खास करके 11 में, 12 में तो चलो क्रिस्टल क्लियर बता दिया उन्होंने कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है। 11 में पता नहीं यार, ऐसे बोल दिया कि थर्ड लॉ नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है। अब न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन तो दुनिया में हर जगह है, न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन दुनिया में हर जगह है। बस बोला है कि न्यूटन का थर्ड लॉ का आप बस डेफिनेशन पढ़ाओ, कुछ मत पढ़ाओ।
मैं तो न्यूटन थर्ड लॉ का डेफिनेशन पढ़ाया तो क्लास 9 के सिलेबस में या 11 के सिलेबस में क्या फर्क रह गया? क्लास 9 का बच्चा भी वही चीज पढ़ रहा है, 11 का बच्चा भी वही चीज पढ़ेगा, कोई मतलब है ऐसे कैसे पढ़ाने का? और अगर न्यूटन थर्ड लॉ मैंने नहीं पढ़ाया ना बेटा, आपको ना मैं ये चैप्टर करा पाऊंगा अच्छे से, ना फ्रिक्शन करा पाऊंगा, सर्कुलर मोशन करा पाऊंगा, ना एसिस्टम करा पाऊंगा, ना रोटेशनल करा पाऊंगा, ना कोलिजन करा पाऊंगा, कुछ नहीं कराने वाला, कुछ नहीं करा पाता, कुछ नहीं करा सकता। तो क्या सोच के उन्होंने बोला? उन्होंने देखो क्या किया है बताता हूँ। बोला न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ का डेफिनेशन है, लेकिन रोटेशनल मैकेनिक्स में बोला है सारा है। यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ का नॉलेज के बिना, देखो न्यूटन थर्ड लॉ के नॉलेज के बिना आप रोटेशनल पढ़ नहीं सकते। उन्होंने न्यूटन थर्ड लॉ हटा दी लेकिन रोटेशनल रखा है। अब बताओ भाई क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए हमें तो पढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम नहीं पढ़ाएंगे तो रोटेशनल आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं तो पूरा पढ़ा के जा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि जो टॉपिक का कहीं ना कहीं से भी कुछ ना कुछ रिलेशन है सिलेबस से, वो पढ़ाऊँ ताकि आपको कंफर्ट हो। ठीक है, क्योंकि मेरा काम तो पूरा पढ़ाना है, आपका काम है बेटा पूरा पढ़ो, अच्छी बात है। या आप बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप सिलेक्टिव होकर भी पढ़ सकते हो, टोटली योर विश, मैंने कब रोका है। चलो मान ले एक इंसान, एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर एक इंसान ऐसे खड़ा है, मतलब वेइंग मशीन एक उसके ऊपर है, फिक्स्ड है। जनरली वेइंग मशीन अगर किसी वेज के ऊपर होगी तो वेइंग मशीन स्लाइड करके गिर जाएगी, स्लाइड करके क्या हो जाएगी बेटा? वो गिर जाएगी। लेकिन मान ले कि वेइंग मशीन जो है एक स्लैंट सरफेस में है और फिक्स्ड है, मतलब पिन किसी तरीके से पिनिंग कर दिया या हथौड़ा मार के फिक्स कर दिया, ठीक है, और एक इंसान खड़ा है। अच्छा, इंसान को भैया ऐसे बनाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है, फोर्स वगैरह के एरो वगैरह वो कंफ्यूजन हो जाता है। इंसान खड़ा है, इंसान का वजन है बेटा 60 केजी, इंसान का वजन 60 केजी, इसका वैल्यू हो गया बेटा आपका 30 डिग्री। बोला है फाइंड द रीडिंग ऑफ योर वेइंग मशीन। तो पहली बात, इंसान का नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा? mg का यहाँ पे क्या कंपोनेंट लगेगा? mg cos थीटा। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? mg sin थीटा। लेकिन मान लो किसी रीजन की वजह से इंसान ने पकड़ के रखा है या इंसान स्लिप नहीं हो रहा, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है जिसकी वजह से स्लिप नहीं हो रहा। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन, है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गया? mg cos थीटा। ये बात मुझे बार बार बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो रीडिंग क्या आएगा बेटा? रीडिंग होगा n/g। तो n के वैल्यू क्या है? mg cos थीटा अपॉन g। तो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी m cos थीटा kg फोर्स। यानी कि मास कितना है बेटा इंसान का? 60। व्हाट इज cos 30 डिग्री? cos 30 डिग्री इज √3/2। ये हो गया 30 इंटू √3, दैट इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 1.73 ना, 51 पॉइंट ऑलमोस्ट 52 केजी के बराबर आ रहा है, ऑलमोस्ट 52 kgf के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 60 केजी का इंसान, 60 केजी का इंसान अगर एक वेज पे खड़ा होकर अपना वजन मापता है तो वो उतना ही फोर्स वेइंग मशीन में लगाएगा जितना फोर्स एक 52 केजी का इंसान लगाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? यही पिक्चर है, समझ में आया? अब आपको थोड़ी बहुत फील आ गई होगी केजीएफ की। तो वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अभी जो टॉपिक है वो तो वेइंग मशीन से उठकर अभी होने वाला लिफ्ट प्रॉब्लम। हालांकि वेइंग मशीन यहाँ पे भी लगेगा लेकिन इसको बोला जाता है लिफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। ये चीज समझने के लिए मेरे को उम्मीद है कि आपने पिछला वाला वीडियो प्रॉपर देखा होगा जिसमें मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था उसको। अच्छा, इस टॉपिक में घुसने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। पहला केस है आपका लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है, सेकंड केस का लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, थर्ड केस लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे भी 3 डायग्राम बनाए, वो क्यों बनाया आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम समझते हैं कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 का मीनिंग क्या होता है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 यानी कि पहली बात, या तो लिफ्ट रेस्ट में होगा, क्योंकि लिफ्ट रेस्ट में तो एक्सेलरेशन 0, या तो लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से या नीचे जा रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, ऊपर जा रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी, नीचे जा रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, लिफ्ट गोइंग अप, स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप का मतलब ही स्पीड बढ़ाना, स्पीडिंग डाउन का मतलब स्पीड घटाना। स्पीडिंग अप का मतलब ये नहीं कि ऊपर जाना, वो अलग बात है, ऊपर जाना नीचे जाना कुछ मीनिंग नहीं होता। स्पीडिंग अप मतलब स्पीड बढ़ाना, स्पीडिंग डाउन मतलब स्पीड घटाना। तो लिफ्ट गोइंग अप, स्पीडिंग अप मतलब ऊपर जाते टाइम स्पीड को बढ़ा रही है। एक बता, अगर कोई लिफ्ट ऊपर जाते टाइम अपनी स्पीड को बढ़ा रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हुआ ना, पहला बात क्लियर होगा। नेक्स्ट, लिफ्ट गोइंग डाउन, स्पीडिंग डाउन मतलब क्या? लिफ्ट नीचे आ रही है लेकिन नीचे आते टाइम स्पीड को घटा रही है।
यानी कि जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो स्पीड घट रहा है, यानी जब लिफ्ट नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब क्या? नीचे जाते टाइम रिटार्डेशन, नीचे जाते टाइम रिटार्डेशन। समझ में आया कि नहीं? लास्ट केस लिफ्ट गोइंग डाउन, मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मतलब क्या? लिफ्ट जब नीचे जा रहा है तो स्पीड बढ़ा रहा है, नीचे की तरफ स्पीड बढ़ा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? लिफ्ट गोइंग डाउन, मतलब उसको एक्सेलरेशन नेगेटिव नीचे की तरफ मानेंगे, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है इसका मतलब। अच्छा, लिफ्ट ऊपर जा रहा है लेकिन स्पीड घटा रहा है, ये बता। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन यानी कि ऊपर की तरफ क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि ऊपर की तरफ क्या? रिटार्डेशन। अच्छा, ऊपर की तरफ रिटार्डेशन मतलब क्या? जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा तो स्पीड कम कर रहा होगा, लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा तो स्पीड कम कर रहा होगा। तो आई होप आपको ये वाली चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस चीज का क्या मीनिंग होता है। ये चीज आप पहले लिख लो, अब मैं मिटा रहा हूँ इन चीजों को, ठीक है? अभी हम लोग फिजिक्स में आएंगे, ठीक है बेटा? चलो, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि लिफ्ट ये कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ठीक है? एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ, इसके बाद बेटा हम शुरू करते हैं। तो देखो भाई, लिफ्ट प्रॉब्लम, हर लिफ्ट में, ये एक ही लिफ्ट है, सारे के सारे एक ही केस है। यहाँ पे एक वेइंग मशीन है, हर लिफ्ट में एक वेइंग मशीन है, ठीक है? ये वाला हो गया बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर कहाँ पे था? रेस्ट में था, याद है कि नहीं? ऑब्जर्वर क्या था? रेस्ट में था। ऑब्जर्वर क्या था? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम मतलब फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि ऑब्जर्वर बाहर रुका हुआ है। तो ऑब्जर्वर बेटा बाहर खड़ा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है। तीनों ही केस में ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे खड़ा है, कहीं पे बाहर में देख रहा है वो। लिफ्ट मान लो कंप्लीटली ग्लास की बनी है। लिफ्ट अगर ग्लास की बनी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लिफ्ट ग्लास की बनी है, बाहर वाला इंसान प्रॉपर इमेज देख रहा है अंदर क्या हो रहा है, ठीक है? चल देख, एक्सेलरेशन अगर जीरो है, ये बता, इंसान एक खड़ा है मान लिया, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा? mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन अगर इंसान का एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि इंसान का एक्सेलरेशन जीरो है, यानी इंसान में लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? mg। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको समझ में आएगा मैं नीचे लाइन क्यों दे रहा हूँ? n इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। पहला चीज ये क्लियर हुआ, ठीक है? यानी कि वेइंग मशीन करेक्ट रीडिंग देगा, वेइंग मशीन करेक्ट रीडिंग देगा, ठीक है? इस केस में आता है, इसमें भी इंसान एक है, मेरा हाथ क्रॉस के ऊपर आने में तो घबराहट हो जाती है, फोकस में बिगड़ जाए, ठीक है? चलो देखो, अब क्या हो रहा है? लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा? नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। तो एक बात बता, बाहर खड़ा हुआ इंसान क्या देख रहा है? सुनना अच्छे से, पिक्चर सुनना अच्छे से। बाहर खड़ा हुआ इंसान, जैसे याद है अर्जुन, याद तो क्या होगा, पता ही होगा, अर्जुन ने वो जो चिड़िया की आंख में तीर मारी थी ना, तो अर्जुन की नजर कहाँ थी? सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख में। उसी तरह ये ऑब्जर्वर की नजर सिर्फ और सिर्फ इंसान में है, सिर्फ और सिर्फ किसमें है? इंसान में है। तो इस इंसान ने, ये ऑब्जर्वर ने इस इंसान को देखा कि इस इंसान में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक धरती माता एनर्जी लगा रही है और दूसरा जमीन या वेइंग मशीन, जो बोलना है बोल सकते हो, वेइंग मशीन ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है, तो दो फोर्स लग रहे हैं। लेकिन इस इंसान ने ये भी देखा कि सिंस लिफ्ट पूरी की पूरी एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर जा रही है, तो इंसान भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ रहा है, इंसान भी एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इस इंसान, ये ऑब्जर्वर ने इस इंसान को देखा कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ऐसे, मतलब इस इंसान ने सोचा होगा कि सिंस ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन पक्का ज्यादा होगा वेट से, नॉर्मल रिएक्शन पक्का ज्यादा होगा वेट से, तभी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है, इसलिए बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस इंसान के हिसाब से, इस इंसान के हिसाब से इस बॉडी में दो फोर्स लग रहे हैं, एन और mg। सिंस बॉडी ऊपर जा रही है तो इसको लगा कि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, तो उसने क्या इक्वेशन लगाया? n माइनस mg इक्वल टू ma। आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई बेटा? mg प्लस ma, और n इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। समझ में आ रहा है बेटा? एक बार मैं फोकस को चेक कर लेता हूँ, फोकस को चेक कर लेता हूँ, फोकस बराबर 6। अब मेरी एक बात सुनो, एक सेकंड।
अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं इसको एक और तरीके से सोचूं, ये है मेरा, अच्छा वो बाद में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अब एक आखिरी केस ये पढ़ा देते हैं, इसके बाद मैं बताता हूँ। ये हमारा इंसान रहा भाई लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, ठीक है, लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है। तो इंसान में नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? धरती माता mg लगा रही है, ऊपर की तरफ लिफ्ट माता नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, लिफ्ट का सरफेस या वेइंग मशीन जो भी है वो क्या लगा रहा है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। अच्छा, इस इंसान के अकॉर्डिंग धरती माता, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस बॉडी पे धरती माता नीचे वेट लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रहा है। लेकिन इस इंसान ने देखा ये इंसान अर्जुन है और ये अर्जुन की तरह इसको चिड़िया की आंख समझ रहा है, उसका नजर सिर्फ और सिर्फ उस इंसान पे है। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ पूरा का पूरा इंसान नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा है, मतलब पक्का धरती माता ज्यादा फोर्स लगा रही होगी। यानी इस इंसान ने सोचा कि बॉडी सिर्फ नीचे की तरफ आ रही है, तो mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू ma, तो n इक्वल टू क्या आ गया बेटा? m इंटू में g माइनस है, m इंटू में g माइनस है। अब मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, तो वह बता करेक्ट रीडिंग क्या होती है? अगर मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हूँ, करेक्ट रीडिंग क्या होती है? mg। करेक्ट रीडिंग क्या होती है बेटा? mg, सही बात है। तो लिफ्ट, अब मैं तुमको बताता हूँ, तुम मानो लिफ्ट में ऐसे ही खड़े हो, तुम ऐसे ही खड़े हो लिफ्ट में, ठीक है, तो तुम्हारा वेइंग मशीन करेक्ट रीडिंग दिखाएगा, करेक्ट रीडिंग दिखाएगा। अब मान ले लिफ्ट चलना स्टार्ट हो गई, लिफ्ट मान ले तेरे को ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक जाना है, ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक जाना है। तो ग्राउंड फ्लोर में जब चढ़ते हो तब इनिशियली थोड़ा झटका लगता है, लेकिन उसके बाद तो सेकंड थर्ड फ्लोर तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाते हो। तो जब सेकंड थर्ड फ्लोर को क्रॉस कर रहे होते हो, जब लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होता है, तब भी तो तुमको नॉर्मली फील होता है ना, कोई दबाव तो फील नहीं होता, तुम्हें नॉर्मल फील होता है। यानी कि तब भी वेइंग मशीन क्या देगा? सेम रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि तब भी लिफ्ट की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 0। यानी कि तब भी लिफ्ट क्या दिखाएगा? नॉर्मल रीडिंग। जो आपका वजन है 60 kg है तो 60 kg दिखाएगा। इस केस में आता है लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट किया, ये मैं आपको बताता हूँ। तुम जैसे ही लिफ्ट के अंदर चढ़े, मान लो तुम ग्राउंड फ्लोर में चढ़े, लिफ्ट के अंदर ग्राउंड फ्लोर में चढ़े और तुमने लिफ्ट का बटन दबाया फिफ्थ फ्लोर का, तो जैसे ही लिफ्ट मोशन स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ, यानी कि पहले तो लिफ्ट रेस्ट में था, अब आप ग्राउंड फ्लोर में चढ़े, आपने बटन दबाया तो लिफ्ट ऊपर जाना शुरू हुआ। तो जैसे ही ऊपर जाना शुरू होगा तब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है कि नहीं? उस थोड़ा टाइम के लिए ही सही, थोड़ा टाइम के लिए सही, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है कि नहीं? तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो वेट देख, रीडिंग वेइंग मशीन का रीडिंग ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? वेइंग मशीन का रीडिंग ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? वेइंग मशीन का रीडिंग पहले mg था, अभी mg प्लस आ रहा है, यानी कि वेइंग मशीन का रीडिंग अभी ज्यादा आ रहा है। खुद इमेजिन कर, जैसे ही तुम लिफ्ट में चढ़ते हो, पांचवा बटन दबाते हो और लिफ्ट जैसे ही ऊपर जाना शुरू होता है, तब तुम्हें लगता है कि जमीन को थोड़ा ज्यादा दबा रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम जमीन को थोड़ा ज्यादा दबा रहे हो। अच्छा, जमीन को ज्यादा दबा रहे हो मतलब जमीन की जगह अगर वेइंग मशीन होता तो वेइंग मशीन को ज्यादा दबा रहे होते, वेइंग मशीन को ज्यादा दबा रहे होते, यानी कि भैया रीडिंग ज्यादा आ रही होती। तो नॉर्मल लॉजिक लगाना यार, जब आप लिफ्ट के ऊपर चढ़ते हो, लिफ्ट में बटन दबाते हो, लिफ्ट ऊपर जाना शुरू होती है, जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाना शुरू होती है तभी आपको जमीन में दबाव फील होता है कि नहीं? ऐसा लगता है ना, जमीन थोड़ा तुम थोड़ा जमीन में दबाव डाल रहे हो, या जमीन तुम्हें थोड़ा दबा रहा है, तुम जमीन को नीचे की तरफ दबा रहे हो या जमीन तुम्हें ऊपर की तरफ दबा रहा है। तुम जो जमीन को दबा रहे हो या जमीन जो तुम्हें दबा रहा है वो कौन सा फोर्स है बेटा? जमीन जो तुम्हें दबा रहा है वो कौन सा फोर्स है? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। अच्छे से देख, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ गई, नॉर्मल की रिएक्शन की वैल्यू बढ़ गई, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये क्या था बेटा? बैलेंसिंग इक्वेशन, और ये क्या था बेटा? मोशन इक्वेशन, याद है ना? ये मोशन इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इस इंसान के हिसाब से ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, इस इंसान के हिसाब से ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो दैट इज ऑल्सो मोशन इक्वेशन। चलो अब इसमें आते हैं, इसमें आते हैं इस इंसान के हिसाब से, इस इंसान के हिसाब से, अच्छा इस इंसान ये तो पढ़ चुके हैं। अब मान लो तो फिफ्थ फ्लोर में है, फिफ्थ फ्लोर में तुझे ग्राउंड फ्लोर में जाना है, तो फिफ्थ फ्लोर में चढ़ा लिफ्ट के अंदर, तूने बटन दबाया, लिफ्ट नीचे जाना शुरू हुई। तो जैसे ही थोड़ा टाइम के लिए जब लिफ्ट अपना मोशन स्टार्ट करती है तब क्या होता है? लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, क्योंकि लिफ्ट नीचे जाना स्टार्ट हुई है। तो जैसे ही लिफ्ट नीचे जाना स्टार्ट हुई, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तुम्हें थोड़ा हल्का फील होता है कि नहीं? थोड़ा हल्का फील होता है कि नहीं? हल्का फील हो रहा है मतलब क्या? तुम्हारा जमीन के साथ कांटेक्ट कम हो रहा है कि नहीं? जमीन के साथ कांटेक्ट कम होना मतलब क्या? जमीन जो तुम्हारे पर फोर्स लगा रहा है वो कम हो रहा है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन देख कम हो रहा है, n इक्वल टू mg माइनस n इक्वल टू mg माइनस, नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है कि नहीं? लॉजिक समझ में आया कि नहीं बेटा? प्रॉपर फिजिक्स है, प्रॉपर हर चीज में फिजिक्स है, हर चीज में फिजिक्स है। ये बात तो क्या ही बताऊं, ये तो 9वीं 10वीं में तुम लोग सुन ही चुके होगे, अभी इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए था? अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। इनर्शियल मतलब ऑब्जर्वर अगर बाहर से ऑब्जर्व करेगा तो हमारे पास ये सारे चीजें पहलू खुलकर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चर्चा करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब अंदर में कैमरा लगा दो और कैमरा ऑब्जर्व कर रहा है। बताया था कि नहीं? बताया था कि नहीं? अंदर एक कैमरा, लास्ट क्लास में बताया था।
अंदर एक कैमरा लगा दो और कैमरा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। सेम मोशन, एग्जैक्टली सेम मोशन होगा। ये इंसान है। पहली बात, मेरे को थोड़ा आप डायग्राम बनाने का टाइम दे, तब तक आप लोग जो चाहे लिख सकते हैं कहानी फिजिक्स की। चलो देखो भाई, डायग्राम बनाना हो गया समाप्त। अब मेरी बात सुनो अच्छे से। मैंने क्या बताया था, जब भी हमको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पढ़ाई करनी है तो हम लोग क्या मानेंगे, पूरा का पूरा फ्रेम जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पूरा का पूरा फ्रेम जिस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रेम के अंदर रखी हुई सारी चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए फील करेंगी, और उस एक्सेलरेशन ए की वजह से जो फोर्स लगेगा उसे हम सूडो फोर्स, एक काल्पनिक फोर्स कहेंगे। ये सब आपको पता है, नहीं पता तो बेटा एक बार रिवाइंड कर लो पिछला वाला वीडियो, ठीक है। अब देखो इसमें आते हैं वापस। ये एक बॉडी रखी हुई है, अब इसमें नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है बेटा, धरती माता का mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा एक बार बता, पूरा का पूरा लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो है, पूरा का पूरा लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि अंदर भी रखे हुए बॉडीज का एक्सेलरेशन जीरो ही होगा। अंदर भी रखे हुए बॉडी भी क्या एक्सेलरेशन फील करेंगे, जीरो एक्सेलरेशन फील करेंगे। तो कैमरा क्या दिख रहा है, अच्छा कैमरा के हिसाब से ये बॉडी तो रेस्ट में, क्योंकि खुद इमेजिन कर तो कैमरा की जगह है, एक लिफ्ट है जो पूरी तरीके से बंद है, तुझे नहीं पता कि लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, तू बस कैमरा से देख रहा। तुझे कैमरा से देखेगा तुझे क्या लगेगा, इंसान तो वेइंग मशीन में हमेशा रेस्ट में रहेगा ना, इंसान वेइंग मशीन में रेस्ट में, तो कैमरा के हिसाब से तो इंसान मूव नहीं कर रहा। इमेजिन करके देख, कैमरा के हिसाब से इंसान मूव नहीं कर रहा, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन जीरो, तो कैमरा के हिसाब से इंसान मूव नहीं कर रहा। तो इसमें n इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, mg, दैट इज अगेन व्हाट, बैलेंसिंग इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पिक्चर खत्म हुई। सेकंड पिक्चर में आता है। सेकंड पिक्चर में ये बोला है कि अगेन इंसान पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, धरती माता का प्रभाव, ऊपर की तरफ सरफेस का प्रभाव, नॉर्मल रिएक्शन। अब तो एक बार बता, पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, जब पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ऊपर ए से ऊपर जा रहा है, जब पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो अंदर रखा हुआ इंसान नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स फील करेगा हमें, अंदर रखा हुआ इंसान नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स फील करेगा कि नहीं हमें, हाँ बिल्कुल हाँ। तो अंदर रखा हुआ इंसान नीचे की तरफ सूडो फोर्स एम फील किया। तो अब ये कैमरा के हिसाब से, अच्छा क्या बता, अंदर रखा हुआ जो कैमरा है उसके हिसाब से तो ये रेस्ट में ही है, क्योंकि तू इमेजिन कर, लिफ्ट के अंदर कैमरा रखा हुआ है, तो कैमरा से देख के बता सकता है क्या लिफ्ट मूव कर रही है कि रुकी हुई है, नहीं बता सकता ना। तो क्योंकि कैमरा के हिसाब से तो हर इंसान अपनी जगह में ही है, कोई मूव नहीं कर रहा। तो कैमरा के हिसाब से अगर ये रेस्ट में है, यानी कैमरा के हिसाब से नेट फोर्सेस क्या हो रहे हैं, जीरो। कैमरा के हिसाब से सारा ये बॉडी रेस्ट में है, मतलब इस बॉडी में लगने वाला सारा फोर्स जीरो है, यानी कि नेट अपवर्ड इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। यानी कि यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा बेटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, n इक्वल टू, n ऊपर की तरफ mg और m नीचे की तरफ mg प्लस ma, यानी कि आपका n इक्वल टू m इंटू में g प्लस a आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा वो मतलब इतना ज्यादा नीचे तो नहीं लिख गया भाई, ज्यादा नीचे लिख गया तो फिर नजर नहीं आएगा, फिर तो वो पढ़ाने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये वाला इक्वेशन भी, ये वाला कैसा इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग ये बॉडी रेस्ट में है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो ये हो गया बेटा आपका बैलेंसिंग इक्वेशन। ये क्या हो गया बेटा, बैलेंसिंग इक्वेशन। चल आगे बढ़ते हैं, आखिरी वाले में जाते हैं। इसकी बात देख, ये इंसान यहाँ पे है तो इसमें धरती माता का प्रभाव नीचे की तरफ कितना पड़ रहा होगा बेटा, mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। अब तो एक बार बता, जब पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, जब पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, तो अंदर रखी हुई सारी चीजें किस तरफ सूडो फोर्स फील करेंगी, ऊपर की तरफ। बताया था कि नहीं लास्ट क्लास में, और वही हमें अप्लाई करना है, तो अंदर ऊपर की तरफ सूडो फोर्स फील करेंगी। अच्छा, कैमरा के हिसाब से तो ये बॉडी रेस्ट में ही है, ये बॉडी रेस्ट में मतलब इसमें लगने वाले सारे फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। यानी नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। व्हाट इज नेट अपवर्ड फोर्स, n प्लस ma, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज mg, तो n इक्वल टू क्या आ गया बेटा, m इंटू में g माइनस a। एक बार मैं कैमरा में जाके देखना पड़ेगा कि ज्यादा नीचे तो नहीं बना दिया, बहुत बढ़िया, एकदम नीचे नहीं है, दिख रहा है, तो अच्छे से देखो। अब मेरी बात सुनो, ऊपर में पहला वाला केस से बचकाना है, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा था या लिफ्ट नीचे आ रहा था, तब मोशन इक्वेशन था दोनों का दोनों। क्यों? क्योंकि बाहर रखे हुए ऑब्जर्वर को ये बॉडी मूव करती हुई दिखेगी, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो बाहर रखे हुए ऑब्जर्वर को ऊपर जाते हुए दिखेगी, लिफ्ट नीचे आ रही है बाहर रखे हुए ऑब्जर्वर को नीचे आते हुए दिखेगी, यानी कि
इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, पहला केस में ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग बॉडी मोशन कर रहा है, सेकंड केस में ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो कि कैमरा है बॉडी मोशन नहीं कर रहा, बॉडी रेस्ट में है। लेकिन इक्वेशन देख, एक्सेल जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन सेम बराबर 6, लिफ्ट नीचे जा रहा है तो इक्वेशन देख बराबर 6। इसका मतलब क्या है कि हाँ, अब सुनना अच्छे से मेरी बात, लिफ्ट कोई भी पर्टिकुलर बॉडी कैसा भी मोशन करे वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। लेकिन उस बॉडी का मोशन का जो इक्वेशन आएगा, उस बॉडी का जो मोशन का इक्वेशन आएगा, फोर्सेस का इक्वेशन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फोर्स का इक्वेशन, और कोई इक्वेशन नहीं, वेलोसिटी का इक्वेशन का बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी का इक्वेशन अलग आता है, लेकिन फोर्स का जो इक्वेशन का बात आएगा, फोर्स का जो इक्वेशन का बात आएगा वो क्या होगा, सेम। सुनो अच्छे से, ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि बॉडी कैसा मोशन कर रहा है, ऑब्जर्वर डिसाइड कर रहा है कि बॉडी मूव कर रहा है कि बॉडी रेस्ट में है। लेकिन जब फोर्स के इक्वेशन लिखने की बात आएगी, फोर्स इक्वेशन लिखने की बात आएगी, तब रिजल्ट बेटा बराबर 6। क्या 6? बराबर 6। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? यानी कि जब मैं लास्ट क्लास में याद है बता रहा था, कार अर्थ के ऊपर घूम रही है तो एक इंसान के हिसाब, कार के ड्राइवर के साथ जो बैठा है उसके हिसाब से ड्राइवर रेस्ट में है, बाहर जो इंसान खड़ा है उसके हिसाब से कार आगे मूव कर रही है, साइकिल चलाने वाले के लिए अलग मोशन और स्पेस में देखने वाले के लिए अलग मोशन, सबके लिए अलग अलग मोशन है। लेकिन सबके लिए क्या फोर्स का इक्वेशन सेम आएगा? बिल्कुल हाँ। समझ में आया कि नहीं? तो यही है बेटा आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चर्चा। तुमने देखा होगा मैंने कितना डेप्थ में जाके इस चीज को पढ़ाया, क्योंकि इसका डेप्थ जरूरी है बेटा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम लोग क्लास में होते तो और मजा आता है इस टॉपिक को कराने में, इसमें और भी बढ़िया बढ़िया समझ आता। लेकिन अभी के लिए आप, हाँ तो बच्चों सवाल आपके सामने, पॉज करो पढ़ लो, आई होप पढ़ लिया होगा। ये बॉडी है 60 kg की, और लिफ्ट क्या है बेटा, एक बार ऊपर जाता है एक्सेलरेशन से, नीचे आता है, एक बार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो एक बार पहले बात सी से शुरू करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है बेटा, 0। एक्सेलरेशन 0 तो पिक्चर खत्म है बेटा, एक्सेलरेशन 0 है, कोई बात नहीं। नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बेटा, नॉर्मल। mg कौन लगा रहा है, धरती माता। नॉर्मल कौन लगा रहा है, सरफेस। बेटा मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ बोलते रहोगे, mg धरती माता, नॉर्मल सरफेस। मतलब बंदा भूल जाता है नॉर्मल कौन लगा रहा है। कोई सोचता है कि ये वेइंग मशीन ही mg लगा रही है, वो खींच रही है, ऐसा सब सोचते हैं। अब तुम लोग बोले क्या एब्सर्ड बात कर रहे हो सर, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा। सिर्फ मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ ना, mg धरती माता लगाती है, नॉर्मल सरफेस लगाता है, इसलिए आप बच्चे, आपके दिमाग में सेट हो चुका है और आपको वही चीज बार बार बोलते रहना है, ठीक है। तो सिंपल सा केस है, n इक्वल टू mg होगा, तो रीडिंग जो आती है बेटा वो क्या आती है, n/g, दैट इज mg/g, दैट इज m, दैट इज 60 kgf। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। v इक्वल टू मीटर पर सेकंड ऊपर जा रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सिंपल सा चीज है, वो नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम है। तो पिक्चर खत्म, पैसा हजम। नेक्स्ट बोला है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो नीचे रखो, हर बॉडी नीचे की तरफ ma फील करेगी, नीचे की तरफ ma फील करेगी। तो इसका मैं तेरे को बता रहा हूँ, सुन, नीचे की तरफ ma फील करने से पहले बात सुन लो, पहले ये बात सुन लो, जब भी सवाल मिले कि फ्रेम वगैरह हमारा पूरा सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा है, जहां पे आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मिले, ट्राई करो। देख मैंने याद है हम लोगों को पहले जब मैंने वो लिफ्ट का प्रॉब्लम कराया था, ऊपर वाले में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, नीचे वाले में नॉन इनर्शियल था। ऊपर वाले में सारे मोशन इक्वेशन आ रहे थे और नीचे वाले में सारे बैलेंसिंग इक्वेशन आ रहे थे। तो कौन सा आसान है बेटा, नेट फोर्स इक्वल टू ma आसान है कि नेट फोर्स 0 आसान है? नेट फोर्स 0 यानी कि बैलेंसिंग इक्वेशन, नेट फोर्स 0 आसान है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन हमेशा सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू सॉल्व बैलेंसिंग इक्वेशन, एंड इट इज दस ट्राई टू प्रिफर ऑलवेज बैलेंसिंग इक्वेशन, दैट मींस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि कैमरा अंदर लगाओ, कैमरा अंदर लगा के ऑब्जर्व करोगे, हमेशा रिजल्ट आपका इजीली आएगा। मैं ये बात बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ट्राई करके देखो। कठिन कठिन सवालों में अंदर कैमरा लगाने में बेनिफिट है, बाहर से ऑब्जर्व करने से अच्छा है आप अंदर से ऑब्जर्व करो, अंदर से आपको हमेशा से बेटा बेनिफिट मिलेगा। अब देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ये सवाल। अंदर अगर कैमरा लगाया, पूरा सिस्टम अगर ऊपर एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, तो अंदर रखी हुई हर चीज नीचे की तरफ फोर्स ma फील करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमको ये बोला है कि कितना वेग मशीन का रीडिंग आएगा बता। कैमरे के हिसाब से नेट फोर्स 0, n इक्वल टू क्या हो गया बेटा, mg प्लस ma। ये क्या हो गया, m इंटू जी प्लस है। वी नो रीडिंग इज इक्वल टू m इंटू में g प्लस है डिवाइडेड बाई g, राइट, नॉर्मल रिएक्शन बाई g।
तो m कितना है बेटा 60, g प्लस ए इज 12, 12 डिवाइडेड बाई 10, ये बेटा मेरे हिसाब से 72 न्यूटन होगा। 2 हो गया ना, 2 12, हाँ सही 72 सॉरी केजी फोर्स होगा। यानी कि 60 केजी का आदमी खड़ा है, लेकिन लिफ्ट जब ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, लिफ्ट जब ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तब इंसान उतना ही फोर्स लगा रहा होगा वेइंग मशीन पे जितना एक 72 केजी का इंसान लगाता है। 60 केजी का इंसान उतना ही वेइंग मशीन में फोर्स लगा रहा होगा जितना एक 72 केजी का इंसान लगाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। लिफ्ट बेटा मान लो नीचे जा रही है, लिफ्ट मान लो बेटा नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन ऐसे, ये एम किस तरफ लग जाएगा बेटा, ऊपर लग जाएगा। तुमको आता है यार, अब मैं नहीं करा रहा, ठीक है, एम जी माइनस से ये 8 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 72 माइनस 48 हो गया, ये 48 केजी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब लिफ्ट नीचे जाती है तो इंसान को वैसे हल्का फील होता है, तो वो आपको समझ में आ ही चुका है, ठीक है। अब मैं ये सवाल थोड़ा मॉडिफाई करके आपको दे रहा हूँ, सवाल थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे रहा हूँ, लिख लो एक बार, सवाल मॉडिफाई करके दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर खुद निकालें। देखो बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो टॉपिक है ना, ये जो चैप्टर है, अभी जो मैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम कर रहा हूँ बेटा, इसमें सवाल इतने हैं ना, मैं तेरे को क्या बताऊँ। सवाल मैं तेरे को इसी टॉपिक में तेरे को 100 सवाल करा सकता हूँ, 100 क्वेश्चन करा सकता हूँ, और 100 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। रिपीट क्वेश्चन नहीं होगा, जैसे बाकी वाले में होगा रिपीट क्वेश्चन क्या रहता है, 100 200 300 400, 10वीं में तो करते थे वही। 10th में मैथ्स का आरटी शर्मा खोलो, रिपीट क्वेश्चन पे रिपीट क्वेश्चन, को मतलब नहीं हो सकता करने का। आप प्रॉपर क्वेश्चन करो, एक ही क्वेश्चन एक टाइप का करो, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से करो, अपने समझ में आ जाता है, ठीक है। तो देखो रिपीट, अब मैं कराने से तो करा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि बेटा वीडियो में बहुत ज्यादा समझ डालोगे तो बोरिंग सा हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, बोरिंग सा हो जाता है। तो फिजिकल क्लास का तो मैं शायद आपको बता भी देता, लेकिन जब तक आपका नॉर्मल क्लास चल रहा है, मतलब वीडियो क्लास चल रहा है, तब तक मैं ट्राई करूंगा कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन का थोड़ा टाइप आपको कराऊं, ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट खुद से प्रैक्टिस करना। ये रहा 30 डिग्री में सेम वेइंग मशीन, सेम 60 केजी का आदमी, आपको बताना है रीडिंग कितना आएगा। तीनों केस के लिए, लिफ्ट ऊपर जा रहा था, लिफ्ट नीचे आ रहा था, और लिफ्ट वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था। तीनों केस में ये वाला सवाल आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा, नोट डाउन। हाँ तो बच्चों देखो सवाल ये है, पहले इस हैश को इग्नोर करें, ये फोकस के लिए बोला है। गाड़ी है, गाड़ी 10 मीटर लंबी है, गाड़ी में 1 मीटर का एक डब्बा रखा हुआ है, और गाड़ी ने एक्सेलरेशन a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जाना उसने शुरू किया। एक्सेलरेशन कितना से शुरू किया बेटा, 3 मीटर पर सेकंड से उसने इस तरफ जाना शुरू किया। अब बोला ये गया है कि बेटा ऑब्वियस सी बात है, अंदर अगर कैमरा लगा के देखोगे और अंदर मान ले गाड़ी अगर सडनली आगे जाना शुरू हो गई, फ्रिक्शनलेस सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये तुम मान ले गाड़ी के अंदर इमेज देखा, तेरे को क्या दिखेगा, ये अंदर पीछे की तरफ आएगा कि नहीं। वही होता है ना यार, जब हम लोग गाड़ी में खड़े होते हैं, अचानक गाड़ी आगे चलती है तो हम पीछे की तरफ फील करते हैं। तो अगर सरफेस परफेक्टली फ्रिक्शनलेस हो, आप तो पीछे जाते रहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बोला है कि कितना समय इसको लगेगा पीछे वाले उसको हिट करने के लिए। असलियत में क्या होगा मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है। ये चीज जगह में रहेगी, आई होप मैंने करेक्ट बनाया हो, ये चीज जगह में रहेगी। और गाड़ी बेटा आपका, क्योंकि देख इस बॉडी में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस बॉडी अगर मैं बाहर से ऑब्जर्व करूं, किससे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये आदमी रेस्ट में है, ऑब्जर्वर रेस्ट में, यही ऑब्जर्व करेगा। इसके हिसाब से गाड़ी में फोर्स लग रहा है, इसलिए गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रही है। इसमें कोई फोर्स लगा तो ये जगह में रहेगा। तो असलियत में तू खुद एक बात बता, गाड़ी कितना डिस्टेंस आगे बढ़ी, अच्छे से सोचना। ये बता, गाड़ी का पहले रियर एंड को स्टडी करते हैं, ठीक है, रियर एंड को स्टडी करते हैं। रियर एंड पहले यहाँ पे था, रियर एंड यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गया, मतलब रियर एंड इतना डिस्टेंस चला है। अच्छे से देख, एरो यहाँ से शुरू हुआ, रियर एंड इतना डिस्टेंस चला है, यानी कि रियर एंड इतना डिस्टेंस चला है, यानी कि रियर एंड कितना डिस्टेंस चला है, 10 - 1 9 मीटर चला है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इज 9 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इज 9 मीटर। तो एक बता, जब बस जैसे ही 9 मीटर ट्रेवल कर लेगा, तभी पीछे वाला ब्लॉक ये वाला ब्लॉक जो कि जमीन के रेस्पेक्ट में या इस इंसान के रेस्पेक्ट में रेस्ट में था, हिट कर जाएगा कि नहीं। समझ में आया कि नहीं, हिट कर जाएगा। तो हमें बस ये पता लगाना है कि बस कितना टाइम लगाएगा ये 9 मीटर कवर करने के लिए। तो 9 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगा, S = UT + हाफ स्क्वायर लगा ले भाई। S कितना है बेटा, डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, हाफ A कितना है 3 × t²। तो 9 और 3 कैंसिल, जाके 3 बचा 6, √6 = t आ रहा है, यानी कि √6 सेकंड में वो हिट कर लेगा। समझ में आया बेटा, ये आपको समझ में आया। तो असलियत में अगर बाहर से ऑब्जर्व करेंगे ये होगा। अब एक बार अंदर से ऑब्जर्व करके देखते हैं, तो ये वाला पिक्चर तो पहले मिटा दो भाई साहब, ये वाला पिक्चर तो मिटा दो। तो अंदर के कैमरा के हिसाब से
पहली बात, इसमें कोई फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा। इसमें क्या फोर्स लगेगा? ma इस तरफ लगेगा, where a is what? The acceleration of the bus, or we can say this block will move in this direction with how much acceleration? This block will move in this direction with acceleration a। समझ में आया कि नहीं? तो इसको कितना टाइम लगेगा? अच्छा ये बता, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे जब हिट करेगा तो ब्लॉक का जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सोच। ब्लॉक 1 मीटर का, फ्रंट एंड तो 9 मीटर ट्रैवल करेगा। फ्रंट एंड तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्रंट एंड यहाँ से आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी फ्रंट एंड इज ट्रैवलिंग 9 मीटर। तो वी कैन से अगेन एस इक्वल टू ut, u इज 0, हाफ इंटू कितना एक्सप्रेशन से ये पीछे आ रहा है 3 से, इंटू टी स्क्वायर। टी इज अगेन कमिंग आउट टू बी √6, टी इज अगेन कमिंग आउट टू बी √6। तो आप किसी भी मेथड से करो, आप बाहर से करो, अंदर से करो, मैं तो कहता हूँ अंदर से करो, अंदर बेस्ट होता है। समझ में आ रहा है बेटा? आई होप ये वाला सवाल समझ में आएगा। और भी सवाल है तो ये बच्चों, ये आपका एसटी वर्मा का सवाल है। बोला गया है कि एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है एकदम एंड में, ये वेज है, और ये वेज पूरी एक लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से। ऑब्वियसली बात है, अगर लिफ्ट नहीं भी जाती, मान ली लिफ्ट रुकी रहती, तो भी तो ये पॉइंट मास बोला, एकदम छोटा सा मास है। पॉइंट मास कोई डायमेंशन नहीं है इसका, बहुत ही छोटा डायमेंशन है। ये नीचे आता कि नहीं, तो इसको नीचे आने में कुछ एक समय लगता, नीचे आने में कुछ समय लगता। लेकिन अभी लिफ्ट क्या जा रही है बेटा? ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से। अब बोला है कि इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। अब पहले बात इमेजिन करो कि लिफ्ट के अंदर एक वेज है, लिफ्ट के अंदर एक वेज है, वेज मतलब ऐसा इंक्लाइनिंग सरफेस है, इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है और लिफ्ट सडनली ऊपर जाना शुरू करती। पहले आप ये बताओ, अगर लिफ्ट रुकी रहती तो ये पक्का नीचे आता, नीचे आने में कुछ एक समय लगता, अब जब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो पहले ये सोच कि समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। पहले ऐसे दिमाग में इमेजिन कर, ज्यादा जल्दी नीचे आएगा कि थोड़ा देर से नीचे आएगा, ये तो इमेजिन कर, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, एसटी वर्मा का एग्जाम्पल का सवाल है और बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये। ठीक है, ज्यादा स्टेप नहीं है लेकिन समझ में आने लायक सवाल। चलो पहली बात समझते हैं, हमेशा अंदर कैमरा ला के ऑब्जर्व करेंगे। नीचे की तरफ बेटा क्या लग रहा है? इसमें धरती माता का फोर्स तो लग रहा है, साथ ही सूडो फोर्स भी लग रहा है ma, क्योंकि हम अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अंदर से ऑब्जर्व करेंगे, जब भी हम अंदर से ऑब्जर्व करेंगे नीचे की तरफ जो फ्रेम जिस तरफ जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगा लेंगे। ठीक है, तो mg प्लस ma लग रहा है। एक बता, बॉडी मोशन जिस तरफ करेगी उस तरफ मैंने क्या बनाने बोला था? डॉटेड लाइन। मैंने क्या बनाने बोला था उस तरफ? डॉटेड लाइन, याद होगा। तो बॉडी जिस तरफ मोशन करी इस तरफ क्या कितना कंपोनेंट आएगा बेटा? m g प्लस ए, ये नेट फोर्स इस तरफ है ना, mg प्लस ए, तो mg प्लस ए साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं? इस तरफ क्या लगेगा बेटा? इस तरफ क्या लगेगा? mg प्लस ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरफ क्या लगेगा बेटा आपका? नॉर्मल रिएक्शन। मैं इसको थोड़ा सा वो ऐसे बना देता हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये बता, ये तो कितने फोर्स से नीचे आ रहा है? इट इज कमिंग डाउन विद ए फोर्स ऑफ mg प्लस ए साइन थीटा। तो कितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? लेट अस से ये अच्छा, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है बेटा? नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है? mg प्लस ए साइन थीटा। इस फोर्स से वो नीचे आ रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ मान ले एक्सेलरेशन कैपिटल ए से प्रोसीड कर रहा है। लिफ्ट के अंदर कितना एक्सेलरेशन से प्रोसीड कर रही है? कैपिटल ए से। तो कैन आई से इट विल बी इक्वल टू m इंटू कैपिटल ए, समझ में आ रहा है? तो कितना एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है? नीचे की तरफ कितना एक्सेलरेशन से आ रहा है? a एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो a कम्स आउट टू बी g प्लस ए साइन थीटा। ये बात समझ में आया? नेक्स्ट ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0। तो कितना, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0, कितना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ l दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? लेट अस से दिस इज s। कैन आई से l बाई s इक्वल टू cos थीटा एंड आई कैन से s इक्वल टू l बाई cos थीटा। तो कितना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है? l बाई cos थीटा इक्वल टू हाफ, a की जगह क्या होगा बेटा? g प्लस ए साइन थीटा अपॉन, बस इतना ही है, इंटू टी स्क्वायर। तो t बेटा आपका कितना आ गया? 2l बाई g प्लस ए साइन थीटा कॉस थीटा रूट ओवर, हाँ 2l बाई जी प्लस, हाँ सही है, समझ में आ रहा है? अच्छा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर 4 कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 4 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 रूट ओवर l अपॉन जी प्लस ए
साइन 2 थीटा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि बेटा कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। जो बेटा अगला आप सवाल करोगे घर में, मैं आपको बताता हूँ। सवाल सेम है, लिफ्ट एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा था ना, आप कैसे करोगे? लिफ्ट एक्सीलरेशन ए से इस तरफ आ रहा है, लिफ्ट एक्सीलरेशन ए से इस तरफ आ रहा है, और इस तब इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आपको ये सवाल करना है। ठीक है बेटा, आई होप कर सकते हो। लिफ्ट इस तरफ एक्सीलरेशन ए से आ रहा है, आपको बताना है कितना समय लगेगा उसको नीचे की तरफ, मैं नीचे यहाँ से यहाँ पे आने में। होमवर्क है, कर लो सॉल्व। हाँ तो बच्चों, अगला एक सवाल है कि एक लिफ्ट के अंदर एक पुली है, पुली में 2 ब्लॉक लगे हुए हैं, एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। बोला है हर ब्लॉक का इंडिविजुअल एक्सीलरेशन निकालो। ठीक है, तो हर ब्लॉक का इंडिविजुअल एक्सीलरेशन निकालते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे। पहली बात, कैमरा लगा दे अंदर, देख नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, इसमें 2G, इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा 3G, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बेटा टेंशन, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इसमें टेंशन। ये बता, सिर्फ पूरा लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अंदर रखी हुई हर बॉडी क्या फोर्स फील करेगी? MA। तो ये 2G के साथ ही क्या फील करेगा 2A, ये क्या फील करेगा 3A। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान ली ये इस तरफ एक्सीलरेशन कैपिटल लेते जाता है और ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन कैपिटल लेते जाता है, तो इक्वेशन क्या बनेगा इसका पता? 3G + A - T = 3 कैपिटल A, और इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटा T - 2 G + A = 2 कैपिटल A। दोनों को ऐड कर दे, T और T कैंसिल गया, सिंपली G + A = 5 कैपिटल A आ रहा है, तो आंसर आ गया बेटा G + A/5 = तेरा A आ गया। समझ में आ रहा है? अब मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, ये जो सूडो फोर्स का टॉपिक है ना बेटा, इस बार मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बड़ा ही दुखी हूँ काफी कारणों से। मेरे दुख का कारण बता रहा हूँ, और मैं मजाक नहीं कर रहा, ना ही मैं नौटंकी कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्ली बता रहा हूँ। दुख का कारण ये है कि पहली बात, CBSE ने बहुत अच्छा एक टॉपिक हटा दिया है सिलेबस से, क्योंकि ये वाला टॉपिक था। दूसरा, इस टॉपिक में बेटा मैंने आपको सिर्फ, होता है ना कुआं दिखने में लगता है कि इतना है, लेकिन गहरा बहुत होता है, मैं बस दिखा पाया हूँ कि बेटा ये क्या है। इसमें बहुत टाइप के सवाल होते हैं, मेंस एडवांस लेवल में तो ऐसे सवाल होते हैं ना, आप क्लास करोगे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, मतलब आपने ये क्या पढ़ लिया है, ऐसा होगा। आप में से बहुत शायद बच्चों को इन सब सवालों में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बता रहा हूँ ये सवाल बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, इनमें बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, बहुत बढ़िया मतलब, और रियलिस्टिक प्रॉब्लम बनते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि वो सब समझाने के लिए मुझे आपके साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। मैं आपसे मतलब डिस्कशन करूँ कि हाँ बेटा तू बताइए ऐसा क्यों होगा, ये वैसा क्यों होगा, वो सब चीजें मैं प्रॉपर्ली, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल नाउ, क्योंकि सब अपने घर में है। तो इसीलिए फिजिकल क्लास जो कि नहीं हो पा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि मैं आपको जनरली सवाल पूछता हूँ, मैं ऐसे ऐसे सवाल वो पूछता हूँ, क्या कहते हैं, क्लासेस में पूछता हूँ कि मान ले ये सब छोड़ो, लिफ्ट है ना भाई, ये बॉडी ये मान ले टंगी हुई है ऐसे करके ये पूरा का पूरा लिफ्ट एक उससे टंगा हुआ है, मैंने अचानक क्या करते इस रस्सी को काट दिया, तो पूरा का पूरा लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेशन किससे आ रहा है? जी से। पूरा लिफ्ट गिरना शुरू हो गया, लिफ्ट के अंदर पुली वुली सब नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया एक्सीलरेशन जी से। तब मैं पूछता हूँ कि हाँ, तब क्या ये बॉडीज मूव करेंगी विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द कैमरा? विल दिस बॉडीज मूव? इफ दे विल मूव, विथ व्हाट एक्सीलरेशन विल दे मूव और नॉट? क्या इसमें टेंशन कुछ होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा? या जैसे आपने और भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि नाम के, लिफ्ट के अंदर मैं खड़ा हूँ, मान लिफ्ट गिर गया, तो जब मैं नीचे गिर रहा हूँ, मैं तो लिफ्ट के अंदर रेस्ट में ही हूँ ना, लिफ्ट गिर रहा है नीचे की तरफ, लिफ्ट का मान लो ऊपर स्ट्रिंग कर दिया, होता है ना लिफ्ट का एक्सीडेंट होता है, लिफ्ट गिरना शुरू हो गया, मैं लिफ्ट के अंदर हूँ, तो क्या मुझे चोट लगेगी? मैं चोट से बचने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ? तेरा न्यूमरस, मतलब ये तो बस अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। फिजिकल क्लास होगा तो कितना सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे, कितनी सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए मतलब वो एक चीज रह जाता है कि भैया बहुत अच्छा चैप्टर था, किस्मत आपका भी खराब है, फिजिकल क्लास नहीं हो पा रहा, किस्मत मेरा भी खराब है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ जितना मेरे पास था। कोई बात नहीं, आई होप कि सिचुएशन ठीक हो, क्लासेस रिज्यूम हो, हम फिर से मतलब ये सब जितने भी चीज़ें हमने मिस आउट हुई हैं वो सब कभी ना कभी हम पढ़ पाए। ठीक है, तो आपका काम है बेटा ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, तो इसमें अभी आपको सवाल प्रैक्टिस करना है, मैं बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक मैंने आपको अभी तक मतलब नहीं कराए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सुनो, एंडेबिलिटी लेवल तक का प्रिपरेशन आपका हो चुका है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। एंडेबिलिटी वाले, अच्छा बोर्ड्स वाले तो वैसे ही वीडियो
आई होप बोर्ड्स वाले तो यहाँ तक मतलब वीडियो पता नहीं आपको देख रहे हो कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। बोर्ड्स वाला मैं बता चुका हूँ कि डेफिनेशन ही चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए। आज का वीडियो, फिर आज का वीडियो के पहले जो वीडियो दिया था वो उसमें भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने डिस्कस किया था, वो सब कुछ नहीं चाहिए। बस लेमिस थ्योरम था उसमें, लेमिस थ्योरम आपको चाहिए। लेमिस थ्योरम के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। लेमिस थ्योरम के बाद चैप्टर रफा दफा आपको देखने की जरूरत नहीं, अगर आप बोर्ड से बिलोंग करते हो। अगर आप एनडब्ल्यूटी से बिलोंग करते हो, आज यहाँ तक देख लिया है, बस वीडियो बस खत्म कर दो, आपको जरूरत नहीं है। मेंस और एडवांस वाले सुन लो, मेंस और एडवांस वाले सुन लो। तो मेंस और एडवांस वाले सुन लो, आपका दो टॉपिक रह जाता है। एक हो गया कंस्ट्रेन्ड मोशन, कंस्ट्रेन्ड मोशन, दूसरा मूवेबल पुली, तीसरा प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम। ठीक है, प्लेटफॉर्म। एक और है आपका स्प्रिंग, मैं आपको बता चुका हूँ स्प्रिंग बहुत सारी किताबों में, न्यूटन लॉ का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबों में, कुछ किताबों में आपका स्प्रिंग का टॉपिक डिस्कस हुआ है। उसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में, कुछ किताबों में वर्क पावर एनर्जी में, एक और चैप्टर है आपका, 2 चैप्टर के बाद आएगा वर्क पावर एनर्जी, वहां पर डिस्कस हुआ है। तो मैं वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस करता हूँ प्रॉपर्ली, वहां पर डिस्कशन होता है। तो स्प्रिंग को भी इग्नोर करो, वो तो वैसे भी पढ़ाना ही है। ये तीन हो गया। प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम का जस्ट एक इंसाइट दे रहा हूँ। एक इंसान है, ये मान लो पुली है, ठीक है। एक इंसान है, वो एक प्लेटफॉर्म में खड़ा है, वो एक प्लेटफॉर्म में खड़ा है, ठीक है। मतलब इमेजिन कर, मैं लकड़ी के प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ, मैं लकड़ी के प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ, हल्का सा लकड़ी का प्लेटफॉर्म है। लकड़ी का प्लेटफॉर्म का जो मेन रस्सी है, लकड़ी का प्लेटफॉर्म का जो मेन रस्सी है, ये प्रॉपरली पुली के ऊपर से गया और वो रस्सी मैंने अपने हाथ से पकड़ लिया है। तो अब मैं रस्सी को खींचूंगा, जब मैं रस्सी को खींचूंगा तो मेरे साथ प्लेटफॉर्म ऊपर आएगा, प्लेटफॉर्म मुझे भी ऊपर लेके जाएगा। तो उसमें वो सब सवाल आता है कि मैं कितने फोर्स से रस्सी को खींचूं, कितने फोर्स से मैं रस्सी को खींचूं कि प्लेटफॉर्म ऊपर आए। तो ऐसे टाइप के सवाल होता है। ये सब अभी आपको प्रॉपर सिलेबस से वगैरह से हटा दिया गया है। तो अभी तक मैं, ये हो गया प्लेटफॉर्म। इसमें और भी सवाल है, प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम में और भी बढ़िया बढ़िया सवाल है। ऐसा टाइप का सवाल होता है। फिर ये ऐसे 2 पुली होते हैं, पुली ऐसा जाता है, यहाँ पे इंसान खड़ा होता है एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होता है, फिर पुली से रस्सी खींच रहा होता है। ऐसा बहुत सारे सवाल, पर सवालों की कमी नहीं है बेटा आपके पास, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इस साल ये तीनों टॉपिक प्रॉपरली तो भैया मतलब रफा दफा तो कर ही दिया है। तो जब तक मतलब एनटीए कुछ हमको उपदेश नहीं देता है तब तो मैं ये टॉपिक नहीं कराऊंगा। मैं क्यों नहीं कराऊंगा, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, जैसे कि आपको मैंने कराया फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला टॉपिक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी सिलेबस से हटाया है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नॉलेज के बिना आपको अपकमिंग चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस करा दिया। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक वाला डेड एंड टॉपिक है। डेड एंड मतलब ये टॉपिक सिर्फ इसी चैप्टर में है, इनका आगे कोई एप्लीकेशन नहीं है, इनका आगे में कुछ खास एप्लीकेशन नहीं है। तो ये आप अगर अभी नहीं पढ़ते हो तो आपको आगे किसी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ दिनों बाद एनटीए जब दे देगा कि भैया हाँ उन्होंने कुछ चेंज किया है कि नहीं, अगर वो चेंज करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वो बोलते हैं कि भैया जो पहले का सिलेबस हम फॉलो कर रहे थे मेंस एडवांस के लिए, हम वही सिलेबस फॉलो करेंगे, उसी के बाद वाले दिन आपको इनका वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि ये सब मैं आपको फिजिकल क्लास में कराऊं, क्योंकि बेटा ये थोड़ा, ये बहुत मतलब बहुत, समझ रहे हो ना, ये सब टॉपिक नहीं आते एनडब्ल्यूटी में, बोर्ड्स में तो रहने तो छोड़ो, एनडब्ल्यूटी में आते ही नहीं, सिर्फ मेंस एडवांस में आते हैं। तो मेंस एडवांस वाले टॉपिक तो और मतलब पूरा प्रॉपर कंसंट्रेशन समझना पड़ता है। तो जब अगर अलाउ करता है एनटीए तो हम ये वाला टॉपिक पक्का कराएंगे आपके फिजिकल क्लासेस में खुलने के बाद, जो जब जैसा होगा, ठीक है। तो आप लोगों का काम है अभी भैया, रेफरेंस किताबें खोलो, रेफरेंस किताबें खोल के आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपके पास रेफरेंस बुक्स नहीं है कंप्लीट एग्जाम्स का, मेरे से मांगो, मैं बोर्ड्स लेवल, मेंस लेवल, एनडब्ल्यूटी लेवल, एडवांस लेवल, आपको ओलंपियाड लेवल, जिस लेवल का चाहिए, जिस लेवल का चाहिए सबका मटेरियल मेरे पास है। किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का चाहिए सब है मेरे पास, जो चाहिए बोल देना मेरे को, भाई दे देंगे, ठीक है। आप बस बोलो बस।